हेलो फ्रेंड्स, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम नारीवाद के प्रकारों को डिस्कस करने जा रहे हैं। नारीवाद के फर्स्ट पार्ट में हमने नारीवाद का टॉपिक अच्छे से कवर किया था। उसमें हमने नारीवाद की मान्यताओं को समझा था, नारीवाद के अर्थ को जाना था और नारीवाद की विचारधारा किस तरह 18वीं शताब्दी के अंत में पनपनी शुरू हुई और किस तरह वो 20वीं शताब्दी में एक बहुत बड़ी विचारधारा के रूप में विश्व में सामने आई। तो फर्स्ट पार्ट में हमने ये सब डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन के ऊपर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं, या तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नारीवाद का पहला प्रकार है उदारवादी नारीवाद। उदारवादी नारीवाद एक व्यक्तिवादी किस्म का नारीवाद है। इसमें उदारवाद से जुड़ी मान्यताओं के आधार पर स्त्री की दशा में सुधार की मांग की जाती है। कहने का मतलब यह है कि इसमें समाज को नहीं, व्यक्तिवाद को महत्व दिया जाता है। और उदारवादी नारीवादी उदारवाद की विचारधारा के माध्यम से स्त्री की दशा सुधारना चाहते हैं। इसमें औरतें या इनके समर्थक यह समझते हैं कि औरतें अपनी सोच और कर्तव्य से समानता पा सकती हैं। कर्तव्य का मतलब काम, अपने काम से समानता पा सकती हैं। उदारवादी नारीवादियों का मानना है कि सामाजिक संस्थाओं में औरतों की आवाज़ और उनकी पहचान का सही मायने में प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता है। मतलब ये समाजवाद का विरोध कर रहा है, व्यक्तिवाद का समर्थन कर रहा है। ये कह रहा है कि सामाजिक संस्थाओं में औरतों को समान या सही प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है। कहने का मतलब यह है कि उदारवादी नारीवाद में उदारवाद की विचारधारा को महत्व दिया जाता है और यह समझा जाता है कि स्त्री और पुरुष दोनों ही विवेकशील प्राणी हैं। मतलब अपनी बुद्धि के आधार पर वो स्वयं समानता प्राप्त कर सकते हैं। उदारवादी नारीवादियों का कहना है कि स्त्रियों के प्रति होने वाले शोषण का कारण भेदभावपूर्ण नियम और कानून हैं। उनके अनुसार कानून और नियम भेदभावपूर्ण होते हैं, मतलब असमान होते हैं। इसी कारण से स्त्रियों का शोषण होता है और इसी कारण औरतें विकास से वंचित रह जाती हैं। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि उदारवादी नारीवाद समानता के कानून की मांग करता है कि स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान कानून हो, और ये कहता है कि कानूनों के बल पर, समान कानूनों के बल पर स्त्रियां अपने काम के अनुसार अपनी समानता हासिल कर सकेंगी। कहने का मतलब यह है कि जो स्त्री जितनी अच्छी जॉब करेगी, जितना अच्छा काम करेगी, जितनी समानता वो चाहेगी उसे वो मिल सकती है। परंतु समाज में समानता की यह बात नहीं कर रहा है। ये कहता है कि इस पुरुष और स्त्री में कुछ तो अंतर बना ही रहेगा। कुछ कम, बहुत कम ही स्त्रियां ऐसी होंगी जो बाहर काम करने जाएंगी और बहुत सारी ऐसी स्त्रियां होंगी जो अपने घर में ही संतुष्ट रहेंगी। इसके कुछ दार्शनिकों को देख लेते हैं, जिसमें मैरी वॉल्स्टनक्राफ्ट और जॉन स्टुअर्ट मिल प्रमुख हैं। तो उदारवादी नारीवाद को समझने के बाद अब हम समाजवादी नारीवाद या मार्क्सवादी नारीवाद। समाजवादी नारीवाद समाजवाद से जुड़ी मान्यताओं के आधार पर स्त्री की स्थिति को उन्नत करने का रास्ता दिखाता है। कहने का मतलब यह है कि समाजवादी नारीवाद समाजवाद को लाकर स्त्री की दशा को सुधारने का प्रयास करना चाहता है। यह मानता है कि नारी मुक्ति का संघर्ष वस्तुत पूंजीवाद विरोधी संघर्ष का एक हिस्सा है। एक तरह से ये पूंजीवाद का विरोध कर रहा है। ये कह रहा है कि नारी मुक्ति तभी संभव है जब पूंजीवाद ना हो। समाजवादी नारीवाद स्त्रियों की पराधीनता के कारणों की ओर संकेत भी करता है कि आखिर स्त्रियों की पराधीनता के क्या कारण हैं, उनके शोषण के क्या कारण हैं। तो पहला कारण है, इसका एक कारण जीव वैज्ञानिक नियम है जो अनंत काल से चला आ रहा है। जीव वैज्ञानिक नियम का मतलब है कि स्त्रियां शारीरिक रूप से कमजोर होती हैं, ऐसा नियम। दूसरा कारण है पुरुष प्रधान, आर्थिक दृष्टि से पुरुष प्रधान समाज, जिसमें पुरुष को सारी संपत्ति का स्वामी माना जाता है और स्त्री को भी पुरुष की संपत्ति माना जाता है। इसका तीसरा कारण है पूंजीवादी व्यवस्था, जिसमें स्त्री के श्रम को सस्ता मानते हुए उनका शोषण किया जाता है। कहने का मतलब है कि उन्हें पुरुषों की तुलना में कम वेतन दिया जाता है। तो इस प्रकार पूंजीवाद भी एक ऐसा स्रोत है जो स्त्रियों का शोषण करता है। समाजवादी नारीवाद इसका समाधान भी बताता है। नारीवाद की समाजवादी धारा के अनुसार इस समस्या का समाधान यह होगा: पहला, एक और लिंग पर आधारित श्रम विभाजन और मूल परिवार की धारणाओं को समाप्त करके समानता पर आधारित नई व्यवस्था स्थापित की जाए। कहने का मतलब है जो लिंग पर आधारित श्रम विभाजन है, जैसे कि यह काम स्त्रियां नहीं कर सकती हैं, यह काम सिर्फ पुरुष कर सकते हैं, जो ये श्रम विभाजन है इसको समाप्त किया जाए और जो मूल परिवार की धारणा है उसको समाप्त करके समस्त समाज में समानता लाई जाए। दूसरी ओर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का अंत करके समाजवादी अर्थव्यवस्था स्थापित की जाए। मतलब समाजवादी नारीवाद कहता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का अंत कर दिया जाए और समाजवादी अर्थव्यवस्था स्थापित कर दी जाए, जिसमें सभी को समान
अवसर मिले, समान नियम हो सभी के लिए और सभी को समानता का अधिकार प्राप्त हो। इसके कुछ दार्शनिक इस प्रकार हैं, जैसे कि कार्ल मार्क्स, चार्ल्स फ्यूरिये, फ्रेडरिक एंगेल्स। नारीवाद का तीसरा प्रकार है आमूल परिवर्तनवादी नारीवाद। आमूल परिवर्तनवादी नारीवाद के अंतर्गत नारीवाद के लक्ष्यों की सिद्धि के लिए आमूल परिवर्तनवाद का समर्थन किया जाता है। आमूल परिवर्तन का अर्थ है कि तत्कालीन परिवर्तन लाया जाए जिसमें स्त्रियों की दशा को सुधारा जाए। यह विचारधारा पितृतंत्र से जुड़ी व्यवस्था को स्त्री के उत्पीड़न का मुख्य स्रोत मानती है और इसका अंत करने के लिए आमूल परिवर्तन की मांग करती है, क्रांतिकारी परिवर्तन की मांग करती है। इसके दार्शनिक कुछ इस प्रकार हैं: सिमोन द ब्यूवाई, सुलामित फायरस्टोन, कैट मिलेट। अब हम नारीवाद की समालोचना को देखते हैं। नारीवाद ने स्त्रियों पर युग युगांतर से होने वाले अन्याय और अत्याचार की ओर ध्यान खींचकर इस अन्याय के निराकरण का रास्ता दिखाया है। कहने का मतलब यह है कि नारीवाद ने स्त्रियों की स्थिति सुधारने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विश्व के लोगों का ध्यान इस ओर खींचा है कि किस तरह युगों से नारी का शोषण होता चला आया है। नारीवाद का यह दावा सही है कि स्त्रियों को निर्बल ना समझा जाए, परंतु समाज में स्त्री की गरिमा इसमें है कि उसे ममता, मूर्ति, प्रेरणा और शक्ति का अनंत स्रोत माना जाए। सभ्य समाज में ऐसा ही होता है कि स्त्री को प्रेरणा का स्रोत माना जाता है, शक्ति का स्रोत माना जाता है। स्त्रियों को ना तो दया का पात्र माना समझा जाए, ना दासता का विषय बनाया जाए। मतलब कहने का यह है कि स्त्रियों को ना तो दास बनाकर रखा जाए, ना ही उसके ऊपर बहुत दया की जाए। और केवल कानूनी समानता देने से कुछ नहीं होगा, समाज में भी समानता होनी चाहिए। उदाहरण के लिए अगर हम भारत का उदाहरण देखें कि तो यहाँ पर सभी लोगों को समानता का अधिकार प्राप्त है, स्त्री और पुरुष दोनों को ही समानता का अधिकार प्राप्त है। परंतु कानूनी अधिकार प्राप्त होने के बावजूद भी आज भी भारत के कई ग्रामीण इलाके ऐसे हैं जहाँ पर भेदभाव होता है, स्त्रियों का शोषण आज भी जारी है। तो समाज में समानता होनी चाहिए, संस्कृति ऐसी होनी चाहिए जिसमें समानता का प्रचार हो। और इसके अलावा सम्मानित व्यवसायों में स्त्रियों के प्रतिनिधित्व को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना भी निहायत ज़रूरी है। जैसे कि पार्लियामेंट में स्त्रियों के लिए जो प्रतिनिधित्व है उसको बढ़ाया जाए और स्त्रियों का आरक्षण बढ़ाया जाए, ये सारी चीज़ें होना ज़रूरी है। अंत में स्वामी विवेकानंद जी का एक कथन देख लेते हैं: जो देश और जो राष्ट्र स्त्रियों का सम्मान नहीं करता वह कभी महान नहीं बन सकता, ना कभी भविष्य में बन पाएगा। ये स्वामी विवेकानंद जी का मानना था। तो गाइज़, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।